Like a Hellcat. राधे राधे आप सभी को, गुड डे टू ऑल. इन प्रीवियस वीडियो एपिसोड 2 of this chapter we have discussed about the energy and the equation of the kinetic energy. Now we are going to discuss about the equation of potential energy, law of conservation of energy and power, etc. But before starting the topic, I would like to say, please watch the video till the end, watch the video completely and like it and share as much as you can. And if you have yet not subscribed the channel, please subscribe the channel. आते हैं टॉपिक पे. Kinetic energy, we have discussed about the kinetic energy in the previous video. Now first of all we will discuss about potential energy and equation of the potential energy. As we know that potential energy is the energy possessed by body due to virtue of its position or shape. Now suppose an object, now we are going to derive the equation of potential energy. The derivation of potential energy is PE equal to mgh. So potential energy is nothing but it is the work done against gravity. Potential energy is due to position. If you take an object from ground level A to B, which is at height h from ground, means you are doing the work against gravity for lifting the object. यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से A से B पोजीशन तक ले जाते हो जिसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से h है, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक वो ऑब्जेक्ट को लाए, मतलब आपने अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया और वही वर्क इसमें स्टोर होगा किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, वही इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, तो सपोज कीजिए, अब लेट करेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज लिफ्टेड फ्रॉम A टू B at height h from the ground. कोई प्रॉब्लम? Then work done to lift the object from A to B is W equal to F into S. And here F is, if you are lifting an object, means force applied by you on the object will be equal to the force by which object is pulled by the earth. Means it is approximately equal to the weight of the object. And here force will be, force is equal to the weight of the object, means weight क्या होगा, mg. समझ में आ रहा है या मुंडी से फैला रहे हो? सपोज कीजिए आप कोई बॉडी को उठा रहे हो, इस बॉडी को हमने उठाया, लिफ्ट किया, तो सबसे पहले तो हम इसको उठाने में जो वर्क कर रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, और जो वर्क कर रहे हैं यहाँ तक लाए, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन के कारण होगा, यहाँ तक लाने के कारण. तो हमने जो वर्क किया यहाँ तक लाने में, वही इसमें स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. क्लियर? अब यहाँ जब हम ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तो हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, फोर्स जो अप्लाइड बाय मी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. जब हम ऊपर उठा रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं ना ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो इस पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं इसके वेट के इक्वल होगा. जितने फोर्स से अर्थ इसको खींच रहा है नीचे की ओर, उतने फोर्स से हम ऊपर उठा रहे हैं इसको, है ना. तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड होगा इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. हटाइए, नहीं समझ में आ रहा तो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट इंटू एस. यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, चूंकि हम वर्टिकली अपवर्ड उठ रहे हैं तो ये हो जाएगा h. अब जो w है वो क्या हो जाएगा आपका mg और इंटू h. सो वर्क डन इज mgh एंड दिस वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी. सो PE इक्वल टू mgh. बहुत शॉर्ट में बता दिया मैं आपको, है ना. ठीक है, नोट्स में तो 2 पेज है ना, लेकिन यही है मेन चीज आपका इसका कॉन्सेप्ट. आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं. अब हम सीधा सीधा आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना. लॉ ऑफ conservation
ऑफ एनर्जी, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन का लॉ क्या है? तो एनर्जी कैन, एक लाइन में याद रखिए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना तो कोई क्रिएट कर सकता है ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका प्रूफ, इसको लिखूं या हो जाएगा? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर है ना? बाकी बुक में तो होगा ही, है ना? एनसीईआरटी में है कि नहीं रे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है? चलो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं भी दे सकते हैं टीचर आपका, है ना? लेकिन है 9th लेवल पे, इसको पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ही है ना? जैसे अब हो ये बोल दिया कि हम हमेशा पढ़ते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? तो अब इसका भी चलो, लेकिन लंबा हो जाएगा उस पर डिस्कशन पे। तो इसका प्रूफ तो हमको जानना चाहिए, है ना? कि जैसे सपोज कि कोई बॉडी मूव कर रहा था, उसको हम रोक दिए तो एनर्जी जीरो हो गया उसका काइनेटिक एनर्जी, तो भैया कहाँ गया काइनेटिक एनर्जी? तो उसको हमको प्रूफ देखना है। तो सपोज कीजिए, उसका प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं, प्रूफ इसका देखते हैं लॉ का। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज एट पोजीशन a ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे है ना? ठीक है, नाउ इट इज टेकन वर्टिकली अपवर्ड एट पोजीशन B, which is at height h from the ground। ठीक है, ये सब आप जब प्रूफ करोगे तो लिखिएगा लेट करके। अब ये B जो है, B पे ऑब्जेक्ट चला गया, कितने हाइट पे है? h पे है। कोई प्रॉब्लम? चलिए, यहां पे सपोज कीजिए इसका वेलोसिटी है v या u, यहां पे लेके चले गए और u हो गया, और यहां पे अभी रेस्ट में है ये u, कितना हो गया इसका? 0। u बोलिए या v बोलिए, मतलब जब हम यूज करेंगे तो यही u हम v के रूप में यूज करेंगे वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे u इसलिए लिखा हूं क्योंकि अब आगे हम यहाँ से ड्रॉप करवाएंगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, है ना? अब सपोज कीजिए कि यहां से दिस ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम पोजिशन b, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड and at movement it reached at position C by covering distance S। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए, नाउ हाइट ऑफ C फ्रॉम ग्राउंड, ये कितना हो गया? h माइनस, कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब यहां तो वेलोसिटी u इसका 0 था, यहां पे वेलोसिटी कितना होगा? तो हम पहले निकाल देते हैं। एट पॉइंट v इक्वल टू u इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अब हर पोजीशन पे हम जब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको चाहिए mv², यानी m चाहिए, v चाहिए। तो m तो है, मास m था तो सब जगह मास m ही रहेगा, v हर जगह का चाहिए, तो b का पॉइंट v हमको निकल गया, c पोजीशन का हमको v चाहिए, है ना? तो एट पोजीशन c, एट पॉइंट c v निकालना है, तो v² इक्वल टू क्या हो जाएगा? u² प्लस 2 as कर दो, यहां v² इक्वल टू u कितना है? 0 प्लस 2। अब यहां पे हम चूंकि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो यहां पे जो a है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो ये g हो जाएगा, और s जो है क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। अब यहां पे h जो है क्या है आपका?
ये इतना डिस्टेंस कवर करके आया है ना, यानी v स्क्वायर इक्वल टू 2gs। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। अब आ जाइए और एट पॉइंट ए ग्राउंड पे आ गया तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, हाँ 0। अब यहां पे हम इमेजिन करेंगे जस्ट ग्राउंड पे आने के जस्ट पहले वाला सिचुएशन, मीन्स नाउ ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू टच द ग्राउंड बट नॉट टच द ग्राउंड। वो जस्ट ग्राउंड को टच करने वाला ही है, टच किया नहीं है, तब तक कुछ वेलोसिटी होगा ना उसका। तो अब इसका वेलोसिटी हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, तो 2as लिखो, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 h का वैल्यू g और s मैंने डिस्टेंस जो उसने कवर किया टोटल h कवर कर लिया है ना, तो 2gh। तो हो गया आपका v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये इक्वेशन 3। अब आइए एट पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख दिया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू mgh, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट ए बी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल टू हाफ m का m, अभी कितना है आपका 0 स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू हाफ m कुछ भी कीजिए 0 हो जाएगा। तो अब टोटल एनर्जी बी पे निकाल दीजिए कितना हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू mgh, इक्वेशन 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब ये एक चीज याद रखिएगा, सी पे आपका 2gs है, यहां पे क्या है 2gh है ए पे। ये जो h है यहां पर डिस्टेंस कवर है, तो डिस्टेंस कवर कितना है, b से c आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया s, तो ये हो गया s। अब पोटेंशियल एनर्जी हो गया, अब काइनेटिक एनर्जी एट c इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो आपका हाफ m, अब v स्क्वायर का वैल्यू कितना है, कितना था 2gs। पक्का कहीं गड़बड़ हुआ, जल्दी बोलिए। ये जो एक्चुअल में h है आपका डिस्टेंस कवर नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी में ये हाइट है, तो यहां पे जो c पे हाइट कितना है h माइनस s है ना, तो h का वैल्यू हो जाएगा आपका h माइनस s, तो ये हो जाएगा mgh माइनस mgs, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट c। अब हम आ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी एट c इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ m, अब v स्क्वायर का वैल्यू आया था 2gs, 2 कैंसल, तो हो गया mgs, काइनेटिक एनर्जी एट c। तो अब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट c निकाल लीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh माइनस mgs और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है mgs कैंसिल, तो क्या आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट c इक्वल टू mgh, इक्वेशन 5। ठीक है, देखिए दो जगह तो हमने सेम कर दिया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट b कितना है mgh, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी c पे कितना है
mgh, दो जगह तो सेम आ गया। अब हमको ए पे देखना है कि कितना है, तो अब ए पे आ जाइए, एट पॉइंट ए, PE एट ए इक्वल टू mgh। अब देखिए जब ए के पास लगभग ऑब्जेक्ट आ गया है ना, तो हाइट लगभग क्या हो गया, 0, ग्राउंड से हाइट 0, तो ये आपका जो h है क्या हो जाएगा 0, mgh यहां से मिटाना पड़ेगा। देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू एम जी इंटू हाइट कितना हो गया 0, तो फाइनली ये कितना हो गया 0। अब काइनेटिक एनर्जी एट ए निकाल दीजिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर कितना आया है आपका 2gh, 2 कैंसल यानी mgh। तो आप आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी mgh, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए mgh, ये हो गया इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 4, 5, 6 से हमने क्या देखा कि टोटल एनर्जी जो है उस ऑब्जेक्ट का, चाहे वो किसी भी पॉइंट पर है। इसी तरह से आप यहाँ कहीं का भी आप डिराइव, जब हम एक यहाँ का एक बीच का कर दिए, मतलब सब जगह वही आएगा आप कैलकुलेट करोगे तो। मीन्स हमने देखा कि द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, है ना, ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ इट्स फॉल इज कांस्टेंट, दैट इज mgh। दिस प्रूव दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली होता क्या है कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम था, एंड व्हेन वी ड्रॉप इट फ्रॉम हियर एंड इट स्टार्ट्स फॉलिंग, देन इट्स potential energy starts decreasing because height is continuously now decreasing. Potential energy is due to height, position. यहाँ पे height के कारण ही था ना, तो जब यहाँ से ड्रॉप होना चालू होगा तो कंटिन्यू उसका हाइट कम होगा, हाइट कम होगा, और हाइट जितना कम होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उतना कम होता जाएगा। मीन्स कंटिन्यूसली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, वेयर एज यहाँ पे जब था रेस्ट में तो वेलोसिटी क्या था 0, यानी काइनेटिक एनर्जी 0, एंड जब हम यहाँ से इसको ड्रॉप करवाते हैं तो कंटिन्यू इसका स्पीड बढ़ेगा क्योंकि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रहा है, तो कंटिन्यू इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यू इंक्रीज होगा। तो जितना अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा उतना ही अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा, है ना। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस्ट होता हुआ अपीयर हो रहा है, एक्चुअल में वो लॉस्ट नहीं हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। एंड टोटली यदि हम टोटल सम निकालते हैं किसी भी इंस्टेंट में, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या आता है, सेम आता है। मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू। क्लियर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। अब आपका टॉपिक बच गया एक चीज और बता दूं, एक आइंस्टीन ने दिया था मास एनर्जी, है ना, इक्वेशन, उसको भी बता ही दूं। एक है आपका मास एनर्जी इक्वेशन, इसको दिया आइंस्टीन ने, E इक्वल टू mc², अकॉर्डिंग टू विच मास, पहले ऐसा माना जाता था क्लासिकल फिजिक्स में कि मास और एनर्जी जो है ना, क्या है, अलग अलग चीज है, लेकिन नहीं, बाद में मॉडर्न फिजिक्स में देखा गया कि नहीं, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। तो एक जो एटॉमिक बम जो आप देखते हो, नाम सुनते हो, तो उसमें एक्चुअली में न्यूक्लियर फिजन होता है। क्लास 10th में पढ़ोगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है फिजिक्स में, है ना। तो न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है कि जो एक लार्जर न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक होता है, टूटता है ना, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में, और वो टूटने के टाइम में थोड़ा सा मास, जैसे सपोज कीजिए कि जैसे यूरेनियम यूज होता है ना, तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया कि जो लार्जर न्यूक्लियस था उसका मास था 9, अब वो 2 टूट गया, 2 में 1 का 3, 1 का 4, कितना हुआ 7, 2 कहाँ गया 2 mu, ये 2 mu जो है कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, है ना। और कितना एनर्जी, इतना बोलो एटॉमिक बम में इतना एनर्जी क्यों रिलीज होता है, तो एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं यहीं से।
यहाँ E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये तो क्लियर है कि E एनर्जी है, M मास है, C क्या है? C इज द लाइट स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, है ना। तो जैसे सपोज कीजिए कि 1 ग्राम मास यदि ब्रेक डाउन होकर के वो टोटली कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? 1 ग्राम को आप ऐसा यूनिट में लाइए किलोग्राम में, तो 1/1000 इनटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसका स्क्वायर कीजिए तो ये होगा 1/10⁻³ इंटू 3 3 9 इंटू 10⁻16, ये 3 को माइनस कीजिए तो 9 इंटू 10⁻16 माइनस 3 13, यानी 9 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 इतना जूल। किलो जूल भी बोलोगे तो 3 मिटा दो, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, है ना। उसके बाद 9,000 कि 90,000 लाख जूल। 1 ग्राम मास यदि एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट होगा तो इतना जूल एनर्जी रिलीज होगा। अब सोचो, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी से उतना एनर्जी क्यों वो एक्सप्लोसिव क्यों हो जाता है? क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये अभी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है हायर क्लास। हालांकि एक चीज़ और बता दूँ, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो है इक्वेशन, इसको आइंस्टीन का इक्वेशन है दिया हुआ। एक थे अभी उनकी डेथ हो गई, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, है ना। हालांकि उनका बाद में माइंड डिस्टर्ब हो गया, उन्होंने इसे गलत बोल दिया था कि ये E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो है वो गलत है, और वो शायद वो ठीक रहते तो उसको गलत प्रूफ भी कर देते। अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक आपका, पावर। पावर वर्क हमने पढ़ ही लिया, है ना। काम करेंगे भैया, कब करेंगे? जब हमारे बॉडी में एनर्जी होगा, है ना। तो एनर्जी होने से काम करेंगे, तो पावर भी तो कुछ बात है ना, है ना। तो किस रेट से हम काम कर सकते हैं? ये सपोज कि किसको हम पावर बोलेंगे? एक बच्चा है ना, सपोज कीजिए उसको कोई वर्क करना है ना, तो सेम वर्क है, 2 बच्चों को दिया गया, एक बच्चे ने ½ एन आवर में कंप्लीट किया, दूसरे बच्चे ने 2 आवर्स लिया उसको कंप्लीट करने में, तो किसका पावर ज़्यादा बोलोगे? मीन्स कहीं ना कहीं हाउ फास्ट और स्लो वी डू वर्क इज कॉल्ड पावर। कितना फास्ट, कितना जो ज़्यादा फास्ट कर रहा है उसको बोलेंगे ज़्यादा पावर है ना। जो स्लो कर रहा है उसको बोलेंगे कम पावर है। मीन्स कितना फास्ट या कितना स्लो हम वर्क करते हैं उसी को हम पावर बोलते हैं। हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर, है ना। और साइंटिफिकली जो आपके बुक में लैंग्वेज में है उसमें लिखा जाएगा, है ना। तो कितना फास्ट कर रहे हैं, कितना स्लो कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे उस चीज़ को, है ना, रेट से। ये राउंड हो जा रहा है बार बार। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर, है ना। तो वर्क का अब इसका फॉर्मूला होगा P इक्वल टू W/T, इसको लिख सकते हो W/T। P इक्वल टू हो गया आपका W/, यहीं पे लिख देता हूँ, P इक्वल टू W/T। अब इसका ऐसा यूनिट तो W का जूल और टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड, इसी को हम बोलते हैं वाट, है ना। और सिंबल लिखते हैं W, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। अब इसका कुछ और अलग यूनिट है उसको भी हम बता दें आपको, है ना, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1000 वाट इक्वल टू 1 किलो वाट। जब भी मैं सबसे फर्स्ट स्टार्ट किया तो 1 किलो वाट आवर में, है ना। 1000 वाट इक्वल टू 1 किलो वाट। एक और आप सुनते होंगे पावर का ही, बोलते हो आपके घर में जैसे वाटर जैसे आता है साडा का, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए टुल्लू पंप यूज़ करते हैं, मोटर जो यूज़ होता है उसका पावर बोलते हैं 1 HP 2 HP ½ HP। नाम सुने हो, वर्ड सुने हो HP, है ना। HP मीन्स हॉर्स पावर। तो 1 HP इक्वल टू बोल रहे अदर्स कितना? 746 वाट, है ना। 1
हॉर्स पावर इक्वल टू, तो ये सब 2-3 चीज़ याद रखिएगा पावर में, है ना। अब इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स कैसे आएगा, जैसे हमने अभी पढ़ा P इक्वल टू W/T, तो इसको P इक्वल टू हम W, तो वर्क डन, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। तो अब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब हम बल्ब में दिखते हैं कि लिखा हुआ है 9 वाट, अभी LED जुला तो 9 वाट, 15 वाट, 20 वाट, पहले आता था 100 वाट, तो ये 100 वाट इसमें क्यों वाट लिखा भैया, इसका पावर, ये कौन सा काम कर रहा है, तो एक्चुअल में वो काम तो कर ही रहा है, लाइट दे रहा है आपको, हीट दे रहा है, तो उस लाइट देने के लिए जगह पे वो उतना ही एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। हम जितना काम करेंगे उतना एनर्जी कंज्यूम करेंंगे, है ना। तो रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड पावर, है ना। तो जब ये जो डिवाइसेस है आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसमें उसका पावर का मतलब है रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, तो P इक्वल टू E/T। अब आपका बल्ब दिन भर में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, E इक्वल टू P/T। आप लोग को तो न्यूमेरिकल्स बताया हूँ, इस पे आप लोग को होमवर्क एक दिया था अपने अपने घर का, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन पर डे का निकालने का, किसी ने दिखाया? तुम लोग को भी बोला था घर का लाने के लिए, तो आप लोग का होमवर्क रहा कल आपके घर का इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जितना भी है, जितना बल्ब है, जितना फैन है, सबका कितना टोटल 1 डे में कितना एनर्जी आप यूज करते हो, कैलकुलेट करके लाओगे, ये इसी से निकलेगा। जैसे सपोज कीजिए आपका 9 वाट का कोई बल्ब है ना, तो आप पावर कितना हो गया 9 वाट, उसको किलोवाट में चेंज कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हम यूनिट में ही निकालते हैं, किलोवाट आवर में, तो जो भी पावर है उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिए। और मान लीजिए कि वो 20 आवर्स तक चलता है ना पर डे, तो 20 हो गया। अब ये एक बल्ब का हुआ, ऐसा आपके घर में यदि 5 बल्ब जल रहा है तो ये एक बल्ब ने इतना कंज्यूम किया, अब जितना बल्ब है उतना से इंटू कर दीजिए, निकल जाएगा आपका, है ना। अब यहाँ हो जाएगा, ये कैंसिल कीजिए, 9 2 18, 0.18 किलोवाट आवर हो गया, ये मीन्स 0.18 यूनिट आपका एक बल्ब यदि इतना देर चलता है 9 वाट का, तो एक दिन में कंज्यूम कर रहा है। यदि आपका ऐसा 5 बल्ब है तो 0.9 हो जाएगा आपका यूनिट, 6 बल्ब है तो 18 6 108, तो 1.08 यूनिट हो जाएगा आपका। फिर फैंस का, फिर रेफ्रिजरेटर का, सबका अलग अलग करके एक साथ ऐड करते हैं, है ना। अब आपका लगभग वर्क पावर एनर्जी समाप्त है। एक एस्केप वेलोसिटी लास्ट टॉपिक है, आप लोग में नहीं दिया ना, छोड़ दो। तो एस्केप वेलोसिटी ऐसे थोड़ा सा बता दूं, एस्केप मतलब होता है निकलना, तो जो हमारा अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है कुछ, आप एक स्टोन फेंकते हो, कुछ देर के बाद वापस आ जाता है और ऊपर फेरो, तो जैसे सपोज कीजिए कि वो स्टोन या कोई भी चीज़ जो आप ऊपर वर्टिकली आप वर्ड थ्रो कर रहे हैं, वो कब तक वापस आ जाएगा। सपोज कीजिए ये अर्थ है, तो और ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, मीन्स यहीं तक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ के बाद इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो आप मान लिया स्टोन को फेंके यहाँ से आया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे आके वेलोसिटी 0, तो वापस आ जाएगा। और ज़्यादा फोर्स से आपने या वेलोसिटी से फेंका, यहाँ पे आने के बाद 0, तो वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा वेलोसिटी हो कि जिस वेलोसिटी से हम फेंके, तो इसको क्रॉस करने से पहले उसका वेलोसिटी 0, क्योंकि वापस कब आता है, जब हम फेंकते हैं तो एक समय आता है कि जाकर ऊपर में एक जगह उसका वेलोसिटी 0 होता है, और जहाँ 0 होता है वहाँ से फिर वापस आता है। तो यदि हम कुछ ऐसे वेलोसिटी से हम किसी चीज़ को थ्रो करें जिसका वेलोसिटी इस ग्रेविटेशनल फील्ड के उस पार गए बिना 0 हो ही नहीं, मीन्स इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाउंड्री को क्रॉस कर जाए, है ना, अब वो ऑब्जेक्ट आएगा इधर। अब यहाँ वेलोसिटी 0 होगा भी तो उस पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम नहीं करेगा, है ना। और जो सैटेलाइट्स वगैरह जो हम लोग लॉन्च करते हैं, है ना, तो उसका वेलोसिटी उतना रखते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए। तो द वेलोसिटी बाय विच एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, है ना, सच दैट इट ओवरकम द gravitational force and escape the gravitational field, this is called escape velocity and it is 11 point कितना रहा आदर्श, जल्दी बोल, escape velocity का मैग्नीट्यूड 11.16 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.16 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से आप दौड़ जाइए, आप भी एस्केप कर जाइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको राधे राधे।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.